ध्यान दो, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है ना, मतलब थ्री डायमेंशनली उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है किसी भी टीचर के लिए। तो हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, तुम लोग भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखना अपने आप को, है ना, तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम पहले भी ये बात बता चुके हैं कि इस टॉपिक को दो तरह से समझाया जाता है। एक आसान तरीका है, वो तरीका आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें जो जंबल वाला पार्ट रहता है उसको छोड़ दिया जाता है, बताया ही नहीं जाता है, तो आसान हो ही जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सब कुछ बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, डिटेल से एकदम, तो एक एक बात समझना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टॉर्क। ठीक है, इसको हम लोग दो वर्ड, एक तो हम लोग कहते हैं इसको मोमेंट ऑफ फोर्स, बहुत ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है या टॉर्क कहा जाता है। ध्यान से सुनो, टॉर्क को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। देखना, अलग अलग बुक में तुमको अलग अलग सिंबल दिख सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है, टी जैसा लिखो, लेकिन टी का ऊपर जो है ना ऐसे वेव जैसा दे दो। इसको हम लोग, ये जो सिंबल है इसको हम लोग पढ़ते हैं टाउ, इसको पढ़ते हैं टाउ, टाउ। शक्ति कपूर किसी मूवी में बोलता आऊ कोई मूवी याद है, कुछ मूवी का नाम याद नहीं, लेकिन किसी न किसी मूवी में ऐसे करता है। तो बहुत ध्यान से सुनना, समझना। हम तो एक थोड़ा सा बोर्ड में फिगर बना के ट्राई कर रहे हैं समझाने का, तो इसको हम लोग दो हेडिंग के थ्रू पढ़ेंगे। समझना, जो टॉर्क है, पहले समझ लेते हैं टॉर्क क्या। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर हम बोले कि हमको किसी भी चीज़ को घुमाना है या रोटेट करना है, तो कॉमन सेंस हम लोग के दिमाग में ये आता है कि अगर हम, डस्टर यहाँ पे था ना जी कहीं, समझो थोड़ा सा, एक बात समझो, अगर हम सोचते हैं कि हमको किसी भी चीज़ को रोटेट करना है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट, समझना, जैसे ये एक डस्टर है, अगर हम इसको यहाँ से फिक्स कर दें, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम एक रॉड घुसा दें, ऐसे कांटी मार दें, सपोज करो बड़ा कांटी मार दें यहाँ पे, ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया यहाँ से। अब अगर हमको इसको घुमाना होगा तो हमको इस पे फोर्स लगाना होगा, ऐसे सपोज करो हम फोर्स लगाएंगे, ये घूम जाएगा, है ना। तो अगर हम तुमसे पूछे हैं कि बताओ किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए क्या चाहिए, तुम बोलोगे फोर्स। अगर फोर्स हम लगा दें तो वो ऑब्जेक्ट घूम जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, देखना, कई बार केवल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं घुमा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करो ये जो मेरा उंगली है ना, ये फिंगर जो है, ये सपोज कांटी की तरह, कील की तरह है, ये यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। अब देखो, अगर ये फोर्स हम यहाँ पे लगाएं तो क्या ये इसको घुमा पाएगा? नहीं घुमा पाएगा। तो देखो, फोर्स लगाने के बावजूद भी ये चीज़, ये डस्टर नहीं घूम रहा है। तो देखना, थोड़ा गौर करना, दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए। पहला फोर्स, और दूसरा फोर्स जहाँ पे लग रहा है। जैसे सपोज करो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जिसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत ध्यान से देखना, एक तो फोर्स इंपॉर्टेंस रखता है, किसी भी चीज़ को घुमाना है तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रखता है, दूसरा चीज़ वो क्या रखता है कि आप एक्सिस से कितने दूर पे फोर्स लगा रहे हैं, ये डिस्टेंस। जैसे हम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस अच्छा खासा रहा तो ये घूम जाता है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं अगर हम जीरो कर दें तो ऑब्जेक्ट नहीं घूम पाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी दो चीज़ मायने रखता है किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए, पहला फोर्स और दूसरा आप जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे मान लो ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, उस पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो भी मायने रखता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मतलब क्या, कहाँ रख दिए चौक? अच्छा
मतलब ये दोनों चीज, फोर्स और डिस्टेंस, एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे फोर्स लग रहा है, ये दोनों चीज आपस में मिलके एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाता है जो किसी भी चीज को घुमाने के लिए जिसका जरूरत होता है। बात समझना जो हम बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस और फोर्स दोनों मिलके जो नया फिजिकल क्वांटिटी बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, जो कि किसी भी चीज को घुमाने के लिए जिसका जरूरत होता है। अकेले फोर्स किसी भी चीज को नहीं घुमा पाएगा। अगर वो डिस्टेंस जीरो कर दें तो क्या अकेले फोर्स घुमा पाएगा? नहीं, डिस्टेंस भी होना चाहिए वहां पे। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखेंगे टॉर्क क्या होता है, कैसे टॉर्क होता है, कैसे डिस्टेंस और फोर्स दोनों किस तरह से मिलके टॉर्क बनाता है। लेकिन उसके पहले एक दो पुराना जो चीज़ हम लोग वेक्टर्स में पढ़े उन चीज़ों को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम उसको अप्लाई यहाँ पे करेंगे तो समझ पाएँ अच्छी तरह से। ठीक है, दो बात हम लोग समझेंगे जो हम वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे सपोज करो एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है और यहाँ पे कोई वेक्टर बी है ऐसे सपोज करो, और यहाँ पे एक एंगल है दोनों के बीच ऐसे 120 डिग्री। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो 120 इसके बीच का एंगल नहीं होता है। किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल जानने के लिए हम लोग पहले उन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल मिलाते हैं। यानी ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम शिफ्ट करके, पैरेलली शिफ्ट करके या इस तरह से शिफ्ट करके कि इसका एंगल ना बदले, हम अगर इसको ऐसे स्ट्रेट ऐसे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देते हैं तो ये दोनों टेल टू टेल मिल जाता है। क्या? हाँ, अच्छा ठीक। तो जब इन दोनों को हम लोग टेल टू टेल मिला देते हैं तब इनके बीच का जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। एक ये बात याद रखना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान में रखना, अगर दो वेक्टर टेल टू टेल मिला हुआ है, अगर ये दो वेक्टर है, सपोज करो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों वेक्टर टेल टू टेल मिला हुआ है और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो दो वेक्टर को दो तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। एक तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरे तरह के मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे दिखाते, सॉरी ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी करने से जो रिजल्ट आता है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर होता है। और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ना, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो एक वेक्टर आता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा। और वो जो नया वेक्टर रिजल्ट के रूप में निकल के आता है, यानी ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर आता है उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो निकालने का तरीका, देखो हम क्या बोलें, ए क्रॉस बी करने से एक नया वेक्टर आता है, उस नए वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे निकाला जाता है, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखो, जैसे ए क्रॉस बी है तो ए पे रखो ऐसे, और बी की तरफ ले जाओ। इस प्रोसेस में तुम्हारा थंब जो डायरेक्शन दिखा रहा है ए क्रॉस बी का वो डायरेक्शन होता है। शैलजा समझ रही है? हाँ, मतलब जो ए क्रॉस बी करने से जो नया वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन इस प्लेन बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा बाहर की तरफ। ये दो बात दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया सारा चीज? ठीक। अब चलो हम लोग समझते हैं ये जो टॉर्क है इसको हम दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। फर्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। पहले समझ लेना है ना, उसके बाद कॉपी करना। पहले एक एक बात समझ लो, थोड़ा सा ट्रिकी जैसा है समझने में। तो समझना, जैसे एक एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं या ओ पॉइंट मान लेते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट सपोज करो, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना। अगर इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है, जैसे कि एग्जांपल मान लो हम क्या किए, अच्छा ये एक पॉइंट है
जिसको हम ओरिजिन मान रहे हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट से कोई ना कोई एक पोजीशन वेक्टर होगा। इस पोजीशन वेक्टर को हम आर नाम दे देते हैं, आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं। अब सपोज करो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है, जैसे फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है, हम जैसे ऐसे करके ऐसे मार दिए इस पे, तो फोर्स लग गया। वो फोर्स जो है, बहुत ध्यान से देखना, फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर हम ये फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल जानना चाहें तो वो एंगल ये होगा, ये होगा फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, टेल टू टेल अगर हम मिलाएं तो, ठीक है। तो ध्यान देना, हम यहाँ पे लिख देते हैं खाली कि एक और बात कि जो भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाता है वो उस फोर्स का टॉर्क होता है। ध्यान देना, इसीलिए टॉर्क को कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, ध्यान से इसको समझना। और टॉर्क, तो हम इस यहाँ पे ये लिख रहे हैं, थोड़ा ये सिचुएशन सबको समझ में आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, टॉर्क, या पहले हम ये भी वर्ड लिख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स F और टॉर्क अबाउट पॉइंट P नहीं O, अबाउट पॉइंट O। इस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इस ऑब्जेक्ट को हम P नाम देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को P नाम दे देते हैं। अबाउट O इज गिवन एज टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। मतलब बहुत ध्यान से देखो ये क्या है, मतलब समझना, थोड़ा सा एक बात समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग तरह से घूमता है। जैसे समझना बात, हम इसी को अगर देख रहे हैं, इसी डस्टर को हम देख रहे हैं, अगर हम डस्टर को इस पॉइंट के अबाउट घूमता हुआ देखें तो इसका अलग रोटेशन होगा। अगर डस्टर को हम इस पॉइंट के अबाउट घूमता हुआ देखें तो इसका अलग रोटेशन होगा, है ना। तो कोई भी डस्टर अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग घूमता है, इसलिए सबसे पहले हमको फिक्स्ड करना पड़ेगा पॉइंट, कि हम किस पॉइंट के अबाउट इसके रोटेशन को देखना चाहते हैं या किस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कराना चाह रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको ये बात देखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि एक पॉइंट फिक्स्ड है, इस पॉइंट के अबाउट हम किसी का रोटेशन देख रहे हैं। जैसे मान लो एक कोई पार्टिकल, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ही है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यही अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है या घूम रहा है ना, तो समझना थोड़ा सा। तो ये जो फोर्स लगा, इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो क्या होता है, R क्रॉस F, यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है, ठीक है। और टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, R इधर है, F इधर है, तो इस डायरेक्शन में होगा टॉर्क का डायरेक्शन। अच्छा, अगर हम खाली इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो बहुत ध्यान से देखना, एक बात थोड़ा समझो, ये पहले देख लो, पहले समझ लो। ये जो फोर्स इधर लग रहा है ना, अगर हम ये लाइन को ऐसे बढ़ा दें तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स। बहुत ध्यान से सुनना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, यानी जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है। अगर हम ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डाल दें, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। कहाँ पे डाल रहे हैं, लाइन ऑफ फोर्स पे, ठीक है। तो अगर पोजीशन वेक्टर, समझना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना। और अगर ये पोजीशन वेक्टर, अच्छा यहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं, पोजीशन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड R है, ये तो हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऑपोजिट का साइड हाइपोटेन्यूस होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये जो परपेंडिकुलर बना है ON, इसका मैग्नीट्यूड R साइन थीटा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अगर हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर ये A वेक्टर तुम ऐसे भी देख सकती हो, तो ये वाला A साइन थीटा होता है, ये वाला A कॉस थीटा, तुम ऐसे भी समझ सकती हो, नहीं तो सीधा सीधे ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख सकती हो, है ना। तो ये जो हुआ ON वो R साइन थीटा हुआ। अब देखो, अगर हम टॉर्क का खाली मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, यानी कि टॉर्क का खाली मैग्नीट्यूड देखना चाहें, डायरेक्शन नहीं देखना चाहें, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड
एफ का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू आर साइन थीटा, लिख सकते हैं। ये जो r साइन थीटा है ये क्या है देखना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डाल दें लाइन ऑफ फोर्स पे तो वो चीज़ है r साइन थीटा, इसको r परपेंडिकुलर से डिनोट किया जाता है। और ध्यान से सुनना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाता है। अगर हमको खाली मैग्नीट्यूड लिखना रहता है तो हम ऐसे भी लिखते हैं, चाहे ना तो ये दोनों लाइन देते हैं ना एरो देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। ठीक है, हम वर्ड में लिख देते हैं कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ध्यान देना, वर्ड में लिख देते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन, perpendicular distance of point or axis of rotation and line of force। कहीं किसी को दिक्कत है तो एक बार बोल दो, हम फिर से समझा देंगे। टॉर्क हम लोग क्या देखें, सबसे पहला बात ध्यान से सुन लो, हम एक बार खुद से रिवीजन करा देते हैं। कोई भी अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लग रहा है तो उस फोर्स का कितना पार्ट उसको घुमाने में जा रहा है उसको टॉर्क कहते हैं। और उस फोर्स का टॉर्क कैसे निकाला जाता है, एक्चुअली उसको खाली टॉर्क कहते हैं। अगर फोर्स का टॉर्क कहना होता है तो मोमेंट ऑफ फोर्स कह देते हैं, यानी फोर्स का मोमेंट बोलते हैं, फोर्स का टॉर्क नहीं बोलते हैं, फोर्स का मोमेंट बोलते हैं, चाहे खाली टॉर्क बोलते हैं, है ना। तो जो टॉर्क होगा वो क्या होता है, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, या फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, है ना। जैसे हम डस्टर की अगर बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, जैसे हम अगर इस डस्टर की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट ये डस्टर घूम रहा है, और अगर सपोज करो हम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, मान लो ये ऐसे हम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे मान लो ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ से, दिस इज आर। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना। और तुम फोर्स ऐसे भी लगा के घुमा सकती हो ना, जैसे ऐसे फोर्स लगाएं तो ये भी तो घुमा देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फोर्स का लाइन है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलो एक और नॉर्मल चीज़ तुम लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। अगर तुम लोगों को दिख जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इसमें भी दिखा देते हैं, इसका कैमरा फट गया, ये हम गेट से दिखा रहे हैं तुम लोग को, है ना। बहुत ध्यान से इसको समझना, हम जो फॉर्मूला लिखे हैं वो समझो कि टॉर्क क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वो पॉइंट जिसके अबाउट वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, या वो लाइन जिसके अबाउट वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है। जिस लाइन के अबाउट ऑब्जेक्ट घूमता है उसको एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अभी देखो समझाते हैं, जैसे ये डोर समझना, अगर ये इस पे हम ऐसे देखो, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये किस लाइन के अबाउट घूम रहा है, देखो यहाँ पे ये एक लाइन है, इस लाइन के अबाउट ही ये घूमता है। तो जिस लाइन के अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है उस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस। कई बार अगर प्लानर ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट के अबाउट घूमता है, प्लेन ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट के अबाउट घूमेगा, है ना। तो अब थोड़ा समझो बात को, हम दिखाते हैं, ध्यान देना। इसको अगर हमको रोटेट करना है या बंद करना है तो हम इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, घूम रहा है, बंद हो रहा है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जो टॉर्क होता है वो कैसे निकाला जा सकता है, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये इसको आर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, है ना। आर क्रॉस एफ, जो एफ है। अगर इसका खाली मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एफ वहां पे जो है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स
एंड द एक्सिस या पॉइंट। समझो थोड़ा, फोर्स इस लाइन में लग रहा है, ध्यान दो, इस लाइन में फोर्स लग रहा है, एक्सिस से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ये वाला डिस्टेंस दिख पा रहा है। देखो ये जो लाइन ऑफ फोर्स इस पे ये वाला ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो अगर तुमको इस फोर्स का टॉर्क निकालना है तो क्या करो, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो। मान लो 10 न्यूटन का फोर्स है तो 10 इंटू यहां से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क निकल गया। बात समझ में आया? तुम लोग को दिख पा रहा है ना? ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट बात थोड़ा यहाँ पे भी देख लो, देखना अगर ये वाला जो डिस्टेंस है, समझो थोड़ा, ये वाला जो डिस्टेंस है अगर इस डिस्टेंस को 0 कर दिया जाएगा, जैसे मान लो हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये बंद हो जाता है ना। हम यहाँ पे फोर्स लगाएं, जैसे समझो अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बड़ा होता है, तो इस फोर्स का मोमेंट यानी कि टॉर्क बड़ा होता है क्योंकि R बड़ा है। मान लो हम फोर्स यहाँ पे लगाएं, उतना ही फोर्स यहाँ पे लगाएं तो ये R छोटा हो गया, R छोटा हो गया तो टॉर्क छोटा हो जाएगा इस फोर्स का, वही फोर्स है लेकिन फोर्स का टॉर्क छोटा हो गया। अब हमको इसको घुमाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा R और छोटा कर देते हैं क्योंकि टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, R का मैग्नीट्यूड इंटू F इंटू साइन थीटा। अगर R का मैग्नीट्यूड घटेगा तो टॉर्क घट जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे कर दिए हैं इसको डिस्टेंस, ये R कम हो गया, अब इस फोर्स का मोमेंट और कम हो गया, अब हमको और मेहनत करना पड़ेगा इसको घुमाने में। यही चीज़ को अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं तो एकदम में नहीं घुमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये R एकदम 0 हो गया है, तो उस फोर्स का टॉर्क 0 हो गया क्योंकि वो R 0 हो गया। R मतलब जिस पॉइंट पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस, या जिसके अबाउट वो घूम रहा है ऑब्जेक्ट उससे डिस्टेंस। बात समझ रहे हो? कुछ समझ में आया? कॉपी करो। पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट अ लाइन। इस लाइन को ही हम लोग एक्सिस कहते हैं। जिस लाइन के अबाउट कोई भी चीज रोटेट करता है उस लाइन को हम लोग एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझना, ध्यान से समझो बात को। एक कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से समझना नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यही इसका जंबल पार्ट है। ठीक है, सपोज ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, बात नहीं इसमें, हाँ इसका सेकंड है। ठीक है, ये टॉर्क अबाउट अ लाइन पहले समझ लो ध्यान से, है ना, एकदम बढ़िया से समझ लो जो हम बता रहे हैं। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी एक लाइन के अबाउट, जैसे समझना बात को, कोई एक मान लो कॉपी जैसा कोई चीज़ है, कोई प्लानर ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा एकदम एक ऑब्जेक्ट है प्लानर। हम इसको ऐसे फिक्स्ड कर दिए, यहाँ पे मान लो ऐसे एक रॉड हम ऐसे गाड़ दिए, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो जो हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, एक पॉइंट है इस रिजिड बॉडी का। कोई अगर बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है ना तो उसको हम लोग रिजिड बॉडी भी कहते हैं। तो किसी भी रिजिड बॉडी का यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और ये जो एक्सिस है सपोज करो इस पॉइंट से होके गुजर रहा है, ये जो एक्सिस है वो इस तरह से इस पॉइंट से होके गुजर रहा है। बहुत ध्यान से देखना, एक्सट्रीमली कंसंट्रेशन चाहिए होगा। अब देखो सपोज करो एक एग्जांपल हम बोल रहे हैं, ध्यान देना कि हम क्या कर रहे हैं, इसका एक पार्ट है यहाँ पे, हम सपोज इसमें रस्सी बांध के इसको इस डायरेक्शन में ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला चीज कि जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पे, हमको यहां से उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा। ये हो गया R, ये हो गया R। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा अब देखो हम ऐसे नहीं खींच रहे, हम थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। जैसे सपोज करो ये रस्सी है, ये धागा है, हम इससे यहाँ पे ऐसे बांध दिए, कुछ भी होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट उस पर बांध दिए, धागा से ऐसे खींच रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, धागा इधर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा कुछ बात और समझो। देखना अगर हम धागा इधर लगा रहे हैं, ठीक है, इधर इधर फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, बहुत कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा जंबल चीज, ध्यान देना। फोर्स इधर लग रहा है, ध्यान देना। एक्सिस ऐसे, हम एक्सिस को हटा रहे हैं यहाँ से, बट लेकिन तुम लोग के दिमाग में होना चाहिए कि एक्सिस कैसे, एक्सिस ऐसे है। ठीक है, अब देखो समझो थोड़ा बात को, ये हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, मान लो ऐसे धागा है, धागा ऐसे लगा हुआ, हम ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है। क्लियर?
है ना। अब नहीं, अब पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन देखो, पोजीशन वेक्टर ऐसे है, तो अगर हम इस वाले फोर्स का, जो फोर्स इस पे लग रहा है, उस वाले फोर्स का टॉर्क निकालना चाहे इस पॉइंट के अबाउट, तो किसी पॉइंट के अबाउट जो इसका टॉर्क होगा वो r क्रॉस f होगा। बहुत ध्यान से देखना, r क्रॉस f करेंगे ना, तो r क्रॉस f करेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, दिखा दे थोड़ा, इस डायरेक्शन में आएगा r क्रॉस f। किसी भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो इन दोनों वेक्टर का जो प्लेन होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे आएगा r क्रॉस f। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? जल्दी बोलो। है ना। जैसे एक एग्जांपल हम और दे दें, तुम लोग को सीधा सीधी दिखा दें कि अगर सपोज करो एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर a ऐसे है और वेक्टर b ऐसे है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में AB है। AB इस प्लेन में है, बोर्ड वाले प्लेन में, तो a क्रॉस b इधर होगा इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है। इसी तरह से बहुत ध्यान से सुनना, समझना थोड़ा बात को कि अच्छा हम अभी क्या बोले, ध्यान ध्यान यहाँ पे, ठीक है, एकदम एक एक बात ध्यान से सुनना होगा। इस पॉइंट के अबाउट अगर हमको टॉर्क निकालना है, तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा, सिंस फोर्स ऐसे लग रहा, फोर्स कई डायरेक्शन में लग सकता है, हो सकता है फोर्स ऐसे लगे, हो सकता है फोर्स ऐसे लगे, हो सकता है फोर्स ऐसे लगे। हम एक जनरल केस ले रहे हैं, सपोज फोर्स ऐसे लगा, एक जनरल केस ले रहे हैं। इसमें दो तीन केसेस हम बताएंगे, वो केसेस फिर आसान हो जाता है, लेकिन ये जनरल है। फोर्स ऐसे लग रहा है, R इधर है, तो जो R क्रॉस F करने से जो टॉर्क आएगा वो क्या होगा, ये जो प्लेन है, ध्यान से देखो, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा, ये R क्रॉस F होगा। क्लियर है ये बात। अब देखो हम यहाँ से इन सब चीज़ों को हटाते हैं। मेरा जो एक्सिस है वो ऐसे है, एक्सिस ऐसे है, ये ऐसे आया था, बहुत ध्यान से देखो, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके टेल टू टेल मिला दे रहे हैं, यानी इसका जो टेल है उसको हम यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आ रहे हैं। ठीक है। ये जो है, ये क्या, ये टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क है। अब देखो, अगर ये जो टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट, इस टॉर्क का एक्सिस से एंगल अगर हम अल्फा ले लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा ले लेते हैं, ये वाला एंगल अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, तो इस टॉर्क का इस एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट होगा, यानी कि ये मान लो इसको हम टाउ बोल रहे हैं, टॉर्क टाउ कॉस अल्फा जो होगा, यानी इस डायरेक्शन में जो टॉर्क का कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे टॉर्क अबाउट दिस लाइन या टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। चलो अब इस फिगर को थोड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं कि चीज़ों को हम दिखा सकें, है ना। यहां से समझ में आ गया सब? तुम तेरी है ना, ठीक है, क्लियर है ना ये? ठीक। अब देखो हम क्या दिखा रहे हैं, समझना। जैसे ये ऑब्जेक्ट को हम ऐसे दिखाए हैं, सपोज करो, अब हम यहाँ जो फिगर बनाएंगे वो सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या दिखा रहे हैं, ध्यान देना, इस चीज़ को ना फिगर से दिखाना मुश्किल है, 2 डायमेंशनल फिगर बना के नहीं दिखा पाएंगे, तो ऐसे तुम लोग को समझा दिए, समझ में आ गया? ठीक है। ये कोई भी पॉइंट O है, सपोज करो एक एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, ऐसे ये एक्सिस पास हो रहा है, ये कोई भी वो पॉइंट P है जहाँ पे फोर्स लग रहा था, ठीक है। फोर्स जो है, सपोज ये फोर्स ऐसे, ये लाइन ऑफ फोर्स है, ध्यान देना, ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, ठीक है। हम खाली ऐसे दिखा दिए फोर्स। ये सपोज करो ये तुम्हारा एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, एक्सिस को हम AB नाम दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। हम सबसे पहले इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज, वो क्या होगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट O जो होगा वो होगा R कॉस अल्फा, सॉरी R क्रॉस फोर्स, ये उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा। सबसे पहले हम पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, और जो पॉइंट के अबाउट टॉर्क आता है उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं एक्सिस के अबाउट, है ना। तो फिर यहाँ पे जो उस लाइन के अबाउट या उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क होगा, मतलब इफ टाउ मेक्स एन एंगल
makes an angle alpha with the axis AB, then the torque about the axis is, वो एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वो पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क हुआ वो इनटू कॉस अल्फा होगा। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? मतलब उस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आया वो अगर एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है जैसे अल्फा, तो उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा? जो पॉइंट के अबाउट टॉर्क है सो टाउ इनटू कॉस अल्फा। बात समझ में आया? ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर हम दिखाएंगे। इसमें एक केस है, उसी केस को हमको खाली अच्छे से पढ़ना है। ये जो जंबल सिचुएशन इसको इग्नोर भी हम कर देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। बस एक केस है, उसको ध्यान से समझना है। बोलो जी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? गलत बोला। आर क्रॉस एफ होता है। ध्यान देना, एफ क्रॉस आर मत बोलना, गलत हो जाएगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आर क्रॉस एफ करने से अलग आंसर आता है और एफ क्रॉस आर करने से अलग आंसर आता है। मतलब समझो, हम बात बताते हैं, ध्यान दो। इफ टाउ मेक्स, क्या लिख दिए यार, मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्सिस ए बी, देन द टॉर्क अबाउट द एक्सिस इज। ठीक है, अच्छा थोड़ा देख लो वैभवी, तुम देख लो, हम एक बात बताते हैं। अगर कोई भी वेक्टर ए ऐसे है, कोई दूसरा वेक्टर बी ऐसे है, तो ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन किधर होता है? ए से बी की तरफ थंब ले जाएंगे इधर। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए लिख दें तो बी की तरफ हमको फिंगर को रखना पड़ेगा पहले। तो बी क्रॉस ए करने से थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो बी क्रॉस ए करने से जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, तो दोनों अलग वेक्टर हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया, है ना। तुम बोलो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। सर ये नहीं आता। शीट मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला? सर वहाँ से मांग लेना, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वाला शीट दीजिए। हाँ तुम भी मांग लेना, तुम याद रखेगा जी, गलत सलत बोलता है। हो गया धनंजय? स्फेयर, हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। बड़ी मारेंगे बाबू, बोल देते हैं। कंफ्यूज्ड हो जाता है। देखो
ये एक्सिस के अबाउट खाली याद रखो, इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये जो रिंग है, रिंग अगर ऐसे है तो एक्सिस ऐसे है परपेंडिकुलर, इसके अबाउट mr² होता है। इसको मत याद रखो, ठीक 90 डिग्री पे है, मतलब जो रिंग है रिंग के परपेंडिकुलर है। हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करो बाबू, अभी इसमें बहुत बात बताना, बहुत कुछ बताना है, बताएंगे, सुनना, सब्र करो थोड़ा। क्या हुआ? बड़ी मारेंगे बाबू, बोल देते हैं हम, समझा? आलतू फालतू बात मत बोलो, मिटा दे। अब देखो इसमें 3 केसेस है, समझना थोड़ा ध्यान से। जो पहला केस है वो क्या है? केस 1 है। केस 1 क्या बोलता है? बहुत ध्यान से सुनना कि इफ जो फोर्स है, इफ फोर्स इज पैरेलल टू ए बी, कहने का मतलब जो फोर्स है वो एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल टू ए बी बोले, ए बी वेक्टर देने का जरूरत नहीं है, या एक्सिस खाली दे दें। बहुत ध्यान से देखो ये केस क्या बोलता है, हम समझाते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से। पहले देख लो, पहले एक एक बात समझ लो। दो तो एक पेन और दो। जैसे इसके पहले जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए थे, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट O है, इसी से होके एक्सिस पास होगा, ध्यान दो यहाँ पे, इसी से होके एक्सिस पास होगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, सपोज करो ये O है, इससे एक्सिस पास हो रहा है ना, और ये मेरा यहाँ से यहाँ का पोजीशन वेक्टर है R। अरे दिव्यांशु बहुत धुनेंगे, दिव्यांशु गप कर रहा है। चलो देखो यहाँ हम लोग क्या देखे थे कि अगर ये एक्सिस है, सपोज है कि, ध्यान देना जी, चलो ध्यान दो इधर, ए लड़की इधर दो, ध्यान देना, ये मेरा ये एक्सिस है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, ऐसे है ना, फोर्स ऐसे लग रहा है, सपोज करो हम क्या मान रहे हैं, फोर्स ऐसे लग रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो टॉर्क जो होगा इस पॉइंट के अबाउट, जो टॉर्क होगा वो किधर होगा जी? इसका अगर हम R क्रॉस F करेंगे तो R क्रॉस F करेंगे तो इधर ऐसे आ रहा है टॉर्क, देखो ये वाले डायरेक्शन में आएगा, है ना, और ये मेरा एक्सिस है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, ये एक्सिस था, तो इसका जो कंपोनेंट इधर होगा इस टॉर्क का, उसी को हम लोग बोलेंगे टॉर्क अबाउट दिस लाइन। केस में क्या बोल रहा है, अगर फोर्स AB के पैरेलल लगे, यानी जो फोर्स अगर ऐसे लग रहा था वो फोर्स अगर ऐसे लगे तो देखो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर फोर्स ऐसे लगे, R ऐसे है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा R क्रॉस F वो ऐसे आ जाएगा। देखो तो R क्रॉस F अगर हम करेंगे, ध्यान देना, अगर हम R क्रॉस F करें, R क्रॉस F करें तो ऐसे आ गया। तो जो टॉर्क अबाउट द पॉइंट आया वो ऐसे आया, पॉइंट के अबाउट टॉर्क ऐसा है, एक्सिस ऐसे है, देखो ये टॉर्क है, टॉर्क अबाउट द पॉइंट, और ये एक्सिस है। अब इस टॉर्क का अगर हम इस एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट निकालें, क्या आएगा? टाउ cos 90 0, यानी इस टॉर्क का इस एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट 0 हो जाएगा। मतलब समझो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा, एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा, यानी ऐसा कोई भी फोर्स जो एक्सिस के पैरेलल लगे वो उस ऑब्जेक्ट को घुमा नहीं पाएगा। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल हम दिखा, यहाँ तो क्लियर हो गया ना बात, ये मान लो गेट ही है, ठीक है,
यहाँ पे एक्सिस क्या है जी, एक्सिस इधर है, देखो ऐसे एक्सिस है। अगर हम एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं, जैसे सपोज करो हम अगर ऐसे फोर्स लगाएं, ऐसे इसको पुश करें, गेट घूमेगा क्या? हाँ क्या बोली? मोबाइल ठीक है, तुम देखोगी, ठीक है, डायरेक्टर तुमको बना रहे हैं। मूवी शूट होता है तो डायरेक्टर ही को रहता है ना। देखो ध्यान दो, इसमें एक्सिस किधर है? देखो एक्सिस ये लाइन है ना जी। अगर हम एक्सिस के पैरेलल फोर्स को रखें, जैसे सपोज करो अगर हम ऐसे, जैसे सपोज हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, तो एक्सिस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सिस भी इधर है, फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, तो ये इसको घुमा पा रहा है? नहीं घुमा पा रहा है। वही सीन वहां पे है कि अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल रहा तो उस फोर्स का टॉर्क अबाउट द एक्सिस जीरो हो जाएगा। अगर टॉर्क अबाउट द एक्सिस जीरो हो जाएगा तो वो टॉर्क नहीं घुमा पा रहा ऑब्जेक्ट को, क्योंकि टॉर्क है ही नहीं। बात समझ में आया? वही बात वहां समझाए हैं। पहला केस क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, सेकंड केस पे देखना, केस 2। बाबू ध्यान दो, केस 2, ठीक है, ध्यान से सुनना। इफ एफ इंटरसेक्ट्स, अच्छा इसको तो हम इसका रिजल्ट लिख देते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, हम सीधा सीधी लिख देते हैं कि इस सिचुएशन में जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है, ठीक है। टॉर्क अबाउट द एक्सिस है ना, टाउ अबाउट द एक्सिस जो होता है वो जीरो होता है। सीधा सीधी बस इतना लिख दिए, है ना। फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, ये फिगर दोबारा मत बनाना, ठीक है। अब इसको समझो, इफ एफ इंटरसेक्ट्स द एक्सिस, मतलब अगर फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, अगर फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तब देखते हैं। ये तो हम ऐसे भी तुमको दिखा देंगे कि सपोज करो ये डस्टर है, हम यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे फिट कर दिए हैं, ऐसे सपोज इसमें घुसा दिए एक रॉड, एक्सिस बन गया, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। अब जो हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर फोर्स हम ऐसा लगाएं कि वो एक्सिस को कट कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, जैसे सपोज करो हम फोर्स ऐसे लगाएं, हम फोर्स ऐसे लगाएं, ऐसे, ये फोर्स जाके एक्सिस को काटेगा, है ना। तो ऐसा फोर्स इसको घुमा पाएगा क्या? नहीं घुमा पाएगा। तो वैसा फोर्स का टॉर्क भी जीरो होता है, ठीक है। तो हम सीधा सीधी लिख देते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, हम बता देते हैं इस चीज को। ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, इसको फिगर भी बना के हम दिखा सकते हैं। जैसे सपोज ये मेरा डस्टर है, एक एग्जाम्पल, ये एक डस्टर है जिसको हम लिए थे, ठीक है। इसका एक्सिस ऐसे है, हम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, ये मेरा लाइन ऑफ फोर्स है, बहुत ध्यान से देखो, फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। तो ये घूम जा रहा है। लेकिन अगर फोर्स हम ऐसा लगाएं कि फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दे, जैसे मान लो हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, एक एग्जांपल देखो, जैसे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक्सिस को काटता हुआ जाएगा फोर्स, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, अगर दिख जाए तो एक्सिस को काटता हुआ फोर्स जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस r जीरो हो जाएगा। मान लो पहले फोर्स इस पे लग रहा था तो r कुछ था, अगर फोर्स इस पे लगेगा तो r जीरो हो जाएगा, r ही जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क को तो जीरो होना ही है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर जीरो हो जाएगा, देयरफॉर जो टॉर्क हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। दोनों केस समझ में आ गया? कॉपी करो। थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम समझ रहा बाबू? हाँ ब्रजेश, थर्ड केस, ए लड़की, थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह यही यूज़ होता है। मतलब अभी तक जो हम पढ़े ना, उसका कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। थर्ड केस जो है इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन आता है, या कहीं पे भी आएगा तो यही आएगा, मेनली यही आता है, ठीक है। तो थर्ड सिचुएशन समझो बात को, ये क्या है, केस 3, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है कि अगर फोर्स जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है लेकिन एक्सिस को नहीं काट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब समझना थोड़ा सा बात, कि हम क्या बोलें इस सिचुएशन में कि फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है लेकिन एक्सिस को काट नहीं रहा है,
ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज़ किसी के परपेंडिकुलर है और उसको टच नहीं कर रहा, उसको काट नहीं रहा है? जैसे ये दो पेन है सपोज करो, है ना, ये पेन एक है और ये पेन है, देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, ना ही काट रहा है। परपेंडिकुलर है देखो, लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रहा है। तो जब दो लाइंस, ये मैथ्स का एक टर्म बता देते हैं तुम लोग को, जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करे, काटे नहीं, तो इन दोनों लाइंस को हम लोग कहते हैं स्क्यू लाइंस, SKEW, स्क्यू लाइंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केस हम सीधे लिख देते हैं कि इफ फोर्स इज perpendicular to the axis but does not intersect it. ये केस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अगर तुम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन कम से कम इसको पढ़ लो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये अपना डस्टर था जिसको हम बार बार दिखा रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, ध्यान देना। और इस पे जो है ये एक्सिस है, सपोज करो एक्सिस इस पॉइंट से होके गुजर रहा है, ये एक्सिस है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा केस है जो बार बार दिखाया जाता है। मान लो ये एक्सिस है और इस डस्टर पे अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, देखो तो ये जो फोर्स है और एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लेकिन एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। अगर ये जो फोर्स है और एक्सिस एक दूसरे को कट करने लगे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इसको काट नहीं रहा है ना, इसको अगर काट नहीं रहा है लेकिन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो इस सिचुएशन में टॉर्क क्या होगा वो हम लोग समझते हैं थोड़ा बात को, है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम फिर से वही एक्सपेरिमेंट एक बार तुम लोग को दिखाते हैं डिटेल से, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए हम इस चीज को दोबारा तुम लोग को दिखा रहे हैं, है ना। यहां से हम एक्सिस पास करवाएंगे, ये वो पॉइंट P है जिस पे हम फोर्स लगाएंगे, ये पोजीशन वेक्टर R है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ये लास्ट है जो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सिस है, ठीक है, सपोज ये एक्सिस है, हम अभी उसको फिलहाल हटा देते हैं एक्सिस को, है ना। वही चीज़ फोर्स, सपोज फोर्स ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसे जा रहा है ना। ये रेडियस वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, रेडियस वेक्टर नहीं कहना चाहिए, पोजीशन वेक्टर है। टॉर्क किधर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे टॉर्क होगा। ये एक्सिस था, है ना। बार बार एक चीज़ दिखा रहे हैं। अब देखो एक्सिस को, ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, इस टॉर्क को हम यहाँ पे लाते हैं। इन दोनों के बीच जो एंगल होता है अल्फा अगर है, तो टॉर्क का इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होता है, टॉर्क अबाउट द एक्सिस, वो क्या होता है, ये वाला टॉर्क टाउ कॉस अल्फा। 3 बार 4 बार ये बात बता दी, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस सिचुएशन में जो मेरा थर्ड केस है उसमें क्या हो रहा है समझना, कि जो फोर्स है, बहुत ध्यान से देखना, जो फोर्स है वो स्क्यू है एक्सिस के, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर तो है लेकिन उसको काट नहीं रहा है। और रेडियस वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऐसे है, तो जो टॉर्क अबाउट द पॉइंट आएगा, यानी R क्रॉस F आएगा, वो ऐसे आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर, यानी R क्रॉस F किए तो ये आ गया, और एक्सिस ऐसे है। तो जो टॉर्क अबाउट द पॉइंट है और एक्सिस है, इसके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, है ना। तो टॉर्क अबाउट द एक्सिस क्या आएगा, टाउ कॉस 0, यानी खाली टाउ। यानी इस सिचुएशन में जो टॉर्क अबाउट द पॉइंट होता है वही टॉर्क अबाउट द एक्सिस हो जाता है, यानी R क्रॉस अल्फा ही। ठीक है, देखो इसको हम सेम चीज को लिख देते हैं इस सिचुएशन में कि टॉर्क अबाउट द पॉइंट O is टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, ये होता है। ठीक है, सिंस
tau makes 0 degree with the axis, therefore torque about the axis is, टॉर्क अबाउट द एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, टाउ कॉस 0 डिग्री, यानी कि टाउ ही होगा, यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं इसको कि टॉर्क अबाउट द एक्सिस जो होगा वो सीधा सीधी आर क्रॉस एफ ही हो जाएगा। यानी जो पॉइंट के अबाउट टॉर्क आता है वही एक्सिस के अबाउट टॉर्क हो जाएगा। कब? जब फोर्स लाइन ऑफ मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये मत बना, करेंगे ही करेंगे। थोड़ा एक बात समझो, अगर हम फोर्स ऐसे लगा दें, डस्टर पे फोर्स ऐसे लगा दें, तो भी फोर्स और एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होगा। देखो ये एक्सिस है, ये फोर्स है, देखो तो फोर्स एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना। इस सिचुएशन में यहाँ के बाद ये फिगर बनाना है ना, उसके बाद क्या होगा, जो टॉर्क होगा, टॉर्क अबाउट द एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, उसका अगर हम खाली मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, टॉर्क अबाउट एक्सिस। ये फिगर थोड़ा हम बड़ा करेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ फोर्स है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये सब पहले ही बता चुके हैं। देखो यहाँ आर परपेंडिकुलर लिखे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, या तो तुम आर एफ साइन थीटा करो, नहीं तो अगर तुम ये डिस्टेंस निकाल ले रहे हो ओ से एन का, ये डिस्टेंस यानी फोर्स जिस लाइन पे लग रहा है उस लाइन का एक्सिस से, ये एक्सिस है, ध्यान दो ये एक्सिस है, ये लाइन ऑफ एक्शन है या लाइन ऑफ फोर्स है। अगर इस लाइन का एक्सिस से तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकाल ले रहे हो तो फोर्स से खाली इसको मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क निकल जाएगा, ठीक है। दिखाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बन जाता है। एक लाइन खाली लिख देंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ नहीं होगा।
यही चीज़ है, सेम चीज़ को वर्ड्स में लिख दिए हैं। नहीं नहीं करेंगे इरेज, लिखो आराम से। नहीं समझ में आया बाबू क्या लिखे हैं।